हेलो गाइस, वेलकम ऑन एडविज एकेडमी। एंड मेरा नाम अमित है और आज आप लोग मेंसुरेशन के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको ज्योमेट्री के कुछ फैक्ट्स और चीज़ें बताई थी। उसी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए हमने शेप्स को पढ़ा, जाना। उस शेप से रिलेटेड है मेंसुरेशन। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने आपको शेप्स में बताया था। अगर आपने वो टॉपिक्स नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताया गया था 2D और 3D। 2D का मतलब था 2 डायमेंशन, जिसमें हम 2 दिशाओं की बात करते हैं। ठीक है, और 3D का मतलब था जहां पे हम 3 दिशाओं की बात करते हैं, 3 डायरेक्शंस की बात करते हैं। ठीक है, तो वो 2D और 3D। तो मेंसुरेशन को बेसिकली 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। एक है 2D वाला मेंसुरेशन और एक है 3D वाला मेंसुरेशन। ठीक है, जहां पे 3 डायमेंशंस की बात की जाती है। उन चीजों को हम जानेंगे और समझेंगे। देखिएगा क्या क्या चीजें हैं हमारे चैप्टर में और क्या क्या क्वेश्चंस हैं, कैसे चीजें वेटेज रखती हैं आपके पेपर में, उसके बारे में भी जानेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि फिगर्स एंड शेप्स, कौन कौन से फिगर्स हैं और कैसे कैसे शेप्स रहती हैं। सबसे पहले हमने जानना है कि व्हाट इज मेंसुरेशन। मेंसुरेशन होता क्या है। कह रहा है कि मेंसुरेशन इज ए सब्जेक्ट ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री हमने अभी पढ़ी थी। ठीक है, मेंसुरेशन क्या है कि मेंसुरेशन इज अ सब्जेक्ट ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का सब्जेक्ट है। मेंसुरेशन डील्स विद द साइज के साथ में डील करता है, रीजन के साथ में डील करता है, एंड डेंसिटी ऑफ द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द बोथ 3D एंड 2D। अभी हमने जाना 3D और 2D के बारे में। ठीक है, और देखिए क्या है, नाउ इन द इंट्रोडक्शन टू मेंसुरेशन लेट्स थिंक अबाउट 2D एंड 3D फॉर्म्स। हमें ये सोचना है कि 2D और 3D के फॉर्म्स के बारे में। ठीक है, और उनके बारे में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, डिस्टिंक्ट जो भी डिस्टिंक्शन है उसके बारे में हमें क्या पता लगाना है और उसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो हम देखिए टॉपिक के साथ में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि 2D शेप्स के फिगर्स क्या कहते हैं और 3D के शेप्स के फिगर क्या कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जब भी हम बात करते हैं कि 2D शेप के फिगर्स की या 3D शेप के फिगर्स की, देखिए 2D शेप के फिगर्स में वो सारी की सारी चीजें जो कि हमें दो चीजों की, 2 दिशाओं के बारे में बताती हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं 2D। जैसे कि जब भी हम बात करते हैं किसी भी चीज के एरिया की, समझ पा रहे हो, या फिर हम बात करते हैं पेरीमीटर की, तो एरिया में क्या लेते हैं जनरली। सपोज करिए कि हमने यहाँ पे एक फिगर ले लिया और ये फिगर क्या ले लिया, ये फिगर कुछ ऐसा ले लिया। ठीक है, अब ये फिगर देखिए, ये जो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये क्या है, रेक्टेंगल है कि नहीं। आप कहोगे ठीक है सर, आपने पढ़ाया था रेक्टेंगल है। तो हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का जो एरिया क्या होता है, लेंथ क्रॉस ब्रेथ होता है कि नहीं होता है। और जो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स। कोई भी फिगर हो, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, जिससे इससे पहले वाले वीडियो में हम जान चुके थे कि पेरीमीटर कैसे निकालते हैं और एरिया के बारे में भी हम जान चुके थे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें किसमें आती हैं, ये चीजें आती हैं आपके 2D वाले शेप में। ठीक है, अब 2D के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं, कौन कौन से फिगर्स आते हैं उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो रेक्टेंगल, ठीक है, जैसे कि स्क्वायर, जैसे कि ट्रायंगल, जैसे कि क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें किस में आती हैं, ये सारी चीजें आती हैं आपके 2D में। मींस ये सारे फिगर्स होते हैं 2 डायमेंशंस वाले फिगर। ठीक है, जान पा रहे हो। चलो, अब जैसे ही रेक्टेंगल की बात करते हैं तो देखिए रेक्टेंगल में क्या क्या चीजें आती हैं, इनको जस्ट हमने पहले समझा हुआ है। ठीक है, तो हम जान लेंगे कुछ थोड़ी थोड़ी चीजों में कि कैसे हमें करनी है। देखो, जैसे ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। देखो, ये एक ए है, ये क्या है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। आपको अभी बताया गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप कैसे निकालते हैं। आप बोलेंगे कि सर लेंथ क्रॉस ब्रेथ, लेंथ के साथ लेंथ वाली यूनिट मल्टीप्लाई होती है, किसके साथ में, ब्रेथ वाली के साथ। सपोज दैट इनकी यूनिट क्या है, मीटर है, तो हमारा जो आंसर होता है वो किसमें आता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक चीज हमें याद रखनी है कि हमेशा और हमेशा जो एरिया का आंसर आता है वो किसमें आता है, स्क्वायर यूनिट में आता है। किसमें आता है, स्क्वायर यूनिट। यहां पे यूनिट क्या है, जैसे कि मीटर हो गया,
आपने पढ़ रखा था पहले, आप जानते होंगे KM, HM, DAM, M, DM, CM, MM। मीटर के टर्म्स में मेजरमेंट का एक नोटेशन पढ़ा होगा आपने, ठीक है, जान पा रहे हो। तो ये सारी की सारी चीजें ऐसे रहेंगी। तो पहला तो ये हो गया आपका रेक्टेंगल के बारे में। अब रेक्टेंगल में ही देखिए क्या चीजें हैं। रेक्टेंगल में ही जब हम बात करते हैं इन डायगोनल्स की, देखो ये वाले डायगोनल्स, ठीक है, डायगोनल्स की बात कर लेते हैं। चलो देख लो, इस वाले डायगोनल्स की बात करते हैं। तो ये डायगोनल्स कैसे होते हैं? ये डायगोनल्स देखो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और यहां पे जो बनने वाला एंगल कौन सा है? 90 डिग्री है। ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90, ठीक है। बल्कि यहां पे बनने वाला एंगल, अब ये बताइए यहां पे बनने वाला एंगल कितना होता है? 90 होता है कि नहीं होता है? ठीक है, रेक्टेंगल में कि जो जब हमारा डायगोनल, जब विकर्ण आपस में काटते हैं एक दूसरे को, ठीक है, तो वहां पे बनने वाला जो कोण होता है, जो एंगल होता है, वो कितना होता है? ठीक है, आप अभी कमेंट सेक्शन में जाइए और मेंशन करिए कितना होता है, ठीक है। चलिए और हम अपना नेक्स्ट फिगर देखते हैं। क्या था हमारा नेक्स्ट फिगर के बारे में? देखिए नेक्स्ट फिगर है स्क्वायर, ठीक। अब स्क्वायर में देखिए क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। स्क्वायर में ऐसे आपके डायगोनल्स रहते हैं ये, ठीक है, और ये दोनों कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे? इस वाले पॉइंट पे काट रहे हैं, ठीक है। देखो ये एक A है, ये एक B है, ये एक C है, ये एक D है, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट O है, ठीक है। ये देखो 90 डिग्री का ये कॉर्नर पे एंगल बनाते हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इस वाले पॉइंट पे। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, इस वाले पॉइंट पे यहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया? O नाम दिया, ठीक है। तो अगर बात करते हैं अपने 2D फिगर के इसके एरिया की, तो एरिया क्या होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी साइड भी क्या रहती है? सेम रहती है। तो देखो एरिया कितना आता है? साइड स्क्वायर, ठीक है। वहीं हम जब पेरीमीटर की बात करते हैं तो कितना आता है? पेरीमीटर क्या आता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। ए को हमने 4 बार ऐड किया तो कितना आ गया? ये 4 है, इसीलिए हम क्या लिखते हैं? 4 क्रॉस साइड। भाई पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, जान पा रहे हो। और साइड क्या है? साइड सारी की सारी सेम है हमारी, ठीक है। चलिए ये तो हो गया स्क्वायर के बारे में। अब हम अपने अगले वाले फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं क्या क्या चीजें हैं। ये तो मेंसुरेशन के बारे में हमने जान लिया था। चलो देखिए, कह रहा था कि 2D शेप क्या है, कि एक 2D शेप देखिए होता क्या है। एक 2D शेप आपसे बोल रखा है इसने कि a 2D diagram is a shape laid down on the plane by 3 or more straight lines। कह रहा है कि जो 2 डायमेंशन होता है वो होता क्या है? 2 डायमेंशन कह रहा है कि एक ऐसा शेप खींचता है, ड्रॉ करता है प्लेन पे, जिसमें 3 या 3 से ज्यादा स्ट्रेट लाइन एक बंद आकृति बनाती है, ठीक है। कैसा फिगर बनाती है? क्लोज फिगर बनाती है। देखो क्लोज सेगमेंट। Such forms don't have width or height, they have only 2 dimensions। कह रहा है कि हाइट नहीं होती है इसमें। क्या नहीं होती है? हाइट नहीं होती है। They have 2 dimensions, length and breadth are therefore known as the 3D shapes figures। जिसमें हम केवल और केवल लेंथ की बात करें, ब्रेथ की बात करें, दिस बी की, विथ की बात नहीं करेंगे और हाइट की बात नहीं करेंगे। ऐसी फिगर्स किस शेप में आती हैं? 2D शेप में आती हैं। जैसे कि अभी आपने जाना है स्क्वायर के बारे में, अभी आपने जाना है रेक्टेंगल के बारे में, क्योंकि ये सारी चीजें हम बचपन से पढ़ते हुए चले आते हैं, ठीक है। तो देखो ऑफ 2D फॉर्म्स एरिया एंड पेरीमीटर इज टू बी डिटरमाइंड। मतलब कि 2D शेप के बारे में हम जब भी पढ़ते हैं तो केवल और केवल एरिया के बारे में पढ़ेंगे। उस फिगर का क्या एरिया है
और हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? पेरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे। जान पा रहे हो? ठीक है। तो 2D shape is a shape let down on the plane by 3 or more straight lines or closed segment. Okay, such forms don't have width or height, they have 2 dimension, length and breadth. उनमें क्या होगी? लेंथ और ब्रेथ होगी, and are therefore known as, therefore called 2D shape of figures. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं 2D शेप फिगर्स। अब 2D शेप के जो जो चीजें हैं, जो हमारे यहाँ पे शेप्स मेंशन है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। तो देखिए क्या है नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि व्हाट आर द सम ऑफ वेज दैट मेंसुरेशन इज यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। देखो कितनी अच्छी बात यहाँ पे बोली गई, क्या क्या चीजें यहाँ पे हमको पढ़ने को मिलेंगी। कह रहा है कि ऐसे कौन से वेज हैं जिससे हम अपनी डेली लाइफ में मेंसुरेशन को महसूस करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, कॉन्टिन्यूअस कैसे यूज करते हैं उसको, उसके बारे में हमें जानना है। सबसे पहला पॉइंट देखो क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहला पॉइंट आपसे ये कह रहा है कि देखो, कह रहा है कि मेंसुरेशन इज यूज्ड इन द रेंज ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन रियल लाइफ। कह रहा है कि हर चीज में हम किसको यूज करते हैं? मेंसुरेशन। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, आप खाना खाते हो, थाली कैसे नजर आती है? गोल गोल। चंदा मामा कैसे नजर आते हैं? गोल गोल। ठीक है, सिक्का है कैसे नजर आता है? गोल गोल। मम्मी की बिंदी है कैसे नजर आती है? गोल गोल। चूड़ियां कैसे नजर आती हैं? गोल गोल। तो क्या है? ये मेंसुरेशन है। समझ पा रहे हो? आपकी जो नोटबुक है कैसे नजर आती है? स्क्वायरिकल या रेक्टेंगुलर? ठीक है, तो वो सब सारी चीजें जो आप देख आ रहे हैं, आप जहां पर बैठे होंगे चेयर, वहां पे क्या नजर आ रहा है आपको? एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है कि नहीं? आप एक रूम में बैठे हो, देखो कितने सारे स्क्वायर और रेक्टेंगल आपस में ऐड हुए हैं कि नहीं हुए हैं? जान पा, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये बोर्ड है, ये क्या है? रेक्टेंगुलर शेप में है। मेंसुरेशन को हम फील कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ठीक है, और देखो दूसरा क्या बोला गया, कह रहा है कि when buying or selling land it is necessary to measure floor and site spaces। जमीन खरीदने के लिए जाते हैं हम, कैसे बात करते हैं? कहते हैं कि 2000 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर फीट, ऐसे बात करते हैं कि नहीं करते हैं? प्लेन के बारे में हम लोग जानते हैं तो बात करते हैं कि कितने बाई कितना है। ठीक है, नेक्स्ट में देखो कह रहा है कि द टोटल डिस्टेंस अराउंड द सर्कुलर रेस ट्रैक। कह रहा है सर्कुलर रेस ट्रैक मतलब ऐसा वाला रेस ट्रैक जो होता है। ठीक है, तो रेस ट्रैक कैसा है? सर्कुलर है। तो किसकी बात कर रहे हैं? मेंसुरेशन की बात कर रहे हैं। फिर कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है? फिर कह रहा है कि फेंसिंग इज रिक्वायर्ड अराउंड द पेरीमीटर ऑफ ए गार्डन। अब ये देखो गार्डन का कॉन्सेप्ट क्या है, चीजें क्या है। जैसे कि ये आपका यहां पे क्या है? गार्डन है, गार्डन। अब गार्डन में क्या हुआ? गार्डन का माली बहुत ज्यादा, जो गार्डनर था वो बहुत ज्यादा परेशान था। क्या था वो? बहुत ज्यादा परेशान था। तो उसने क्या किया? इस गार्डन में ही किनारे किनारे पे यहाँ पे उसने तार लगाने शुरू कर दिए, वायर लगाने शुरू कर दिए, ताकि जो बाहर वाले लोग हैं वो ना आ सके इसमें। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फेंसिंग। क्या बोलते हैं उसको? फेंसिंग। अब ये फेंसिंग उसने कैसे लगाई? चारों तरफ लगा दी उसने, इसके चारों तरफ लगा दी। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कहते हैं कि उसने पेरीमीटर पे वर्क किया है। उसके कैसे वर्क किया है? उसके पेरीमीटर पे वर्क किया है, उसके सरकमफेरेंस पे वर्क किया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फेंसिंग रिक्वायर्ड अराउंड द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। तो किसका यूज हो रहा है? मेंसुरेशन का यूज हो रहा है। वैसे आगे देखिए, इट इज नेसेसरी टू मेजर द सरफेस एरियाज ऑफ द हाउस टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि घर में जब पुताई होती है, पेंटिंग होती है, तब हम मेंसुरेशन का यूज करते हैं। और देखो मेंसुरेशन का यूज सबसे ज्यादा अच्छे से किधर करते हैं? यहाँ पे चलो देखते हैं और हम लोग जानते हैं इसके बारे में। आपसे कह रहा है कि आपका ये घर है। क्या है? ये आपका घर है। ठीक है, ये एक रूम है, रूम। और इस रूम में आपसे क्या कह रहा है कि टाइल्स लगाने हैं। क्या लगाने हैं? टाइल्स, छोटे छोटे ऐसे ऐसे, ये वाले टाइल्स। ठीक है, आपसे कह रखेगा कि कुछ इसका लेंथ दे रखा है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। इसकी आपको कुछ लेंथ दे रखा है, मान लेते हैं आप 20 मीटर इसको ले लें, आप इसको 12 मीटर ले लें। ठीक है, आपसे कह दिया है कि यहां पे आपको जानना है कि नंबर ऑफ टाइल्स कितने लगेंगे। ठीक है,
कह रहा है कि बताओ आपके घर में कितने सारे टाइल्स लगेंगे, तो कैसे आप हिसाब लगाओगे, कैसे चीजें करेंगे। देखो हमें बात करनी है अपनी, हमें जहां जो टाइल लगाने हैं वो इस वाली सरफेस पे लगाने हैं, मतलब हम बात करेंगे एरिया की। किसके बात करेंगे? एरिया की बात करेंगे, ठीक है। और एक एरिया पे हमें टाइल वाले एरिया को रखना है, इस वाले एरिया को रखना है, तो यहां भी हम एरिया की बात करेंगे। यहां पे हम किसकी बात करेंगे? एरिया की बात करेंगे। तो हमने अल्टीमेटली किस चीज की बात कर ली? बात कर ली हमने मेंसुरेशन की बात करी। किसकी बात करी? मेंसुरेशन की बात करी कि नहीं? अब ये कैसे निकालना है, चैप्टर के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे क्वेश्चंस को कैसे करना है, कैसे कैसे चीजों को हमें लेके आगे बढ़ना है, ठीक है। देखिए फिर क्या कह रहा है, कह रहा है टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द रिवर एंड द टैंक्स। कह रहा है टैंक में और नदियों में कैसे हम पानी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, कैसे पानी को फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम नीडेड टू पैकेज मिल्क, लिक्विड एंड सॉलिड एडिबल फूड आइटम्स आर मेजर्ड, ठीक है। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? मेंसुरेशन का यूज करेंगे, ठीक है। टू कैलकुलेट मेजर ऑफ कारपेट नीडेड टू कवर द स्पेसिफिक रूम, जिस रूम में आप अभी बैठे हुए हैं, ठीक है, उस रूम में सपोज करिए आपको कारपेट डालनी है, किस अल्टीमेटली किसकी बात कर रहे हैं? मेंसुरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आप कहां इंप्लीमेंट करेंगे? जब आप अगले आने वाले दिनों में जब आप एज अ टीचर बन के जाएंगे किसी भी स्कूल में, तो बच्चों को कैसे बताएंगे कि मेंसुरेशन का डेली लाइफ में यूज कहां पे है, ठीक है, कैसे कैसे मेंसुरेशन यूज होता है, एग्रीकल्चर फील्ड मेजरमेंट में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, वी माइट विश टू चेक द वेदर बिफोर लीविंग द हाउस, द टेम्परेचर मॉनिटर्ड with thermometers will help us to us decide what to wear, कि हमें क्या पहनना है। ये भी क्या है? एक मेंसुरेशन है कि हम एक शेप को क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं दूसरे शेप से, ये भी मेंसुरेशन है, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए क्या कर रहा है, द अमाउंट ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड टू फिल अ होल ऑन द ग्राउंड, ये किसकी बात कर रहे हैं? मेंसुरेशन की बात कर रहे हैं। तो जिधर देखो उधर क्या नजर आ रहा है? हमें मेंसुरेशन ही नजर आ रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, ठीक है, कि मेंसुरेशन का रियल लाइफ में यूज कहां पे। सारे के सारे पॉइंट्स आपको दिए गए हुए हैं, अब बिल्कुल बेसिक से हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, कि मेंसुरेशन में क्या क्या चीजें आनी है। फेंसिंग किसको कहते हैं? चार दीवारी को बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे जानना है। ये तो हो गया कि डेली लाइफ में मेंसुरेशन का हमारा यूज कहां पे है। फिर आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ठीक है सर, इससे पहले तो हमने ज्योमेट्री पढ़ ली थी, लेकिन ज्योमेट्री में भी तो हमने शेप्स की बात की थी, ठीक है, शेप की बात की थी कि नहीं की थी। तो ये मेंसुरेशन अलग क्यों बना लिया गया? इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है? तो देखो क्या क्या अंतर है, क्या क्या किन किन चीजों की बात कर रहा है। आपसे बोल रहा है कि मेंसुरेशन इज द कैलकुलेशन ऑफ द न्यूमेरस, ठीक है, ऑफ न्यूमेरस पैरामीटर्स ऑफ फॉर्म्स सच एज पेरीमीटर की हमने बात करी, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, एरिया की बात की, वॉल्यूम की बात की, एंड सो ऑन। वेयर एज ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है। ज्योमेट्री एक ऐसी चीज है जहां पे हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। मेंसुरेशन है जहां पे हम किसी भी चीज की, देखिए मेंसुरेशन के बारे में क्या बोला गया, जहां पे हम पैरामीटर्स की बात करते हैं, ठीक है, कि जैसे पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम, उसकी बात करते हैं, ठीक है, वो कहलाता है मेंसुरेशन। और ज्योमेट्री क्या कहलाती है? कह रहा है कि ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड द रिलेशनशिप ऑफ पॉइंट एंड लाइंस ऑफ द डिफरेंट शेप्स, ठीक है, कि हमें बारीकी से जब चीजों को पढ़ेंगे जानेंगे तो वो चीज क्या कहलाएगी? ज्योमेट्री। सिर्फ और सिर्फ शेप के बारे में अगर नॉलेज जानेंगे तो वो क्या कहलाएगा? मेंसुरेशन कहलाएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है ज्योमेट्री इज अ सब्जेक्ट सेक्शन ऑफ द मैथमेटिक्स कंसर्न्ड विद द शेप्स, एंगल्स, डायमेंशंस एंड द साइज ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वी सी इन डेली लाइफ, ओके। मेंसुरेशन इज अ ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट। मेंसुरेशन किसका कॉन्सेप्ट है? ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है ये। तो सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है? ज्योमेट्री, तभी हम आते हैं उस मेंसुरेशन पे, ठीक है। तो कह रहा है कि मेंसुरेशन एक ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। मेंसुरेशन इज कंसर्न्ड विद द साइज, रीजन एंड द डेंसिटी, वेरियस 2D एंड द 3D फॉर्म्स। अभी हमने जाना 2D के बारे में और 3D के बारे में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के बीच का अंतर क्या है, ठीक है। तो वो ये अंतर है कि मेंसुरेशन एक कैलकुलेशन का पार्ट है पैरामीटर्स की, ठीक है, बल्कि ज्योमेट्री क्या है कि ज्योमेट्री एक है जिसमें हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ते हैं कि उसके पॉइंट और लाइन से क्या रिलेशंस हैं,
ठीक है, तो ये हो गया आपका ये। चलिए नेक्स्ट में हम आगे जानते हैं। फिर आपसे क्या कहना चाह रहा है ये देखिए, आपसे बोल रहा है कि इंपॉर्टेंट मेंसुरेशन टर्म्स, मेंसुरेशन की इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन से हैं देखो। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहला आता है एरिया। देखो एरिया के बारे में हमने जानते हैं, पेरीमीटर आता है, फिर आता है वॉल्यूम आता है, फिर आता है सरफेस एरिया। ठीक है, तो चलिए इन टर्म्स के बारे में हम क्लियरिटी लेके आते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं इस एरिया में। देखिए क्या है, कह रहा है कि एरिया इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय टू डायमेंशनल फिगर। कह रहा है कि एक जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, वो क्या है कि एरिया एक ऐसा अमाउंट है कहीं पे किसी जगह को ऑक्युपाई करने का एक टू डायमेंशन फिगर में। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन द स्क्वायर यूनिट। मैंने अभी आपको बताया था कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, ये स्क्वायर यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर एक टोटल डिस्टेंस है, मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स पढ़ा था आपने कि टोटल डिस्टेंस है अराउंड द शेप ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज शेप। इट इज एक्सप्रेस्ड इन द स्क्वायर यूनिट, इट इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट्स। इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, यूनिट में, स्क्वायर में नहीं करेंगे इसको। ठीक है, इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसको यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स में। लाइक व्हाट काइंड ऑफ नॉर्मल यूनिट्स आर गिवन यू है। ठीक है, नॉर्मल यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे इसको, जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आप लेंथ से लेंथ को ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, सिर्फ लेंथ ही तो मिलेगी। तो यहां पे कौन सी यूनिट्स होंगी, यहां पे सिंपल और सिंपल यूनिट्स होंगी। ठीक है, ये स्क्वायर यूनिट नहीं है। फिर हम बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या है, कह रहा है कि वॉल्यूम एक अमाउंट है, ठीक है, स्पेस ऑक्युपाइड बाय 3D शेप। तो हमने ये जाना कि एरिया और पेरीमीटर, इन दोनों को हम कहां पढ़ेंगे, टू डायमेंशंस चीजों में। और जब भी कभी हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो हम तीन चीजों को इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब लेंथ और विड्थ और किसकी, हाइट की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक 3D शेप की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो सरफेस एरिया क्या होता है कि सरफेस एरिया इज द टोटल एरिया। सरफेस एरिया एक टोटल एरिया है ऑक्युपाइड बाय द सरफेसेस ऑफ अ 3D, ठीक है, ऑफ अ 3D ऑब्जेक्ट। समझ पा रहे हो, तो वो क्या हो गया, वो सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। तो मतलब इस चीज की जो हम बात करेंगे वो कहां पे करेंगे, 3D में बात करेंगे, 3 डायमेंशन वाली चीजों में इस चीज की बात करते हैं। तो जहां तक की बात है, ये दो चीजें ये किस में आती हैं, 2D में आती हैं, और ये वाली दो चीजें किस में आती हैं, 3D में आती हैं। जहां कहीं भी हम एरिया, क्षेत्रफल और अपने इसको बोलते हैं परिमाप, जहां पे हम कभी भी परिमाप की बात करेंगे या क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हम 2D मतलब 2 डायमेंशन की चीजों की बात करेंगे। ठीक है, अगर हम अपने वॉल्यूम की बात करेंगे और सरफेस एरिया की बात करेंगे तो वहां पे हम 3 डायमेंशन वाले चीजों की बात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि क्या मेंशन है। देखिए आपसे कह रहा है कि इससे पहले हमने जो फिगर्स पढ़े थे वो कौन कौन से। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम लोग रेक्टेंगल के बारे में हमने जान लिया था। देखो अभी क्वेश्चन भी कर लेते हैं, आपके एग्जाम से में काफी सारे क्वेश्चंस भी पूछते हैं इन चीजों को लेके। चलिए देखिएगा क्या क्या क्वेश्चंस रहते हैं। मान लेते हैं कि एक रेक्टेंगल है, क्या है, एक रेक्टेंगल है, ऐसा रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसकी कुछ लेंथ देके रखी है आपको, सपोज करिए 15 सेंटीमीटर, और ये क्या है 5 सेंटीमीटर। कह रहा है आपको इसका एरिया निकालो। तो आप कहोगे सर बहुत ही आसान है, जस्ट हमें मल्टीप्लाई करनी है 15 क्रॉस 5, तो कितना आ गया 75 आ गया। क्या दिया था सेंटीमीटर, तो ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई में, जिसकी लेंथ में और जिसकी विड्थ में क्या किया गया, थोड़ी सी वृद्धि कर दी गई, इंक्रीज कर दिया गया। तो देखिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या चीजें आती हैं उनके बारे में देखिएगा। आपसे ऐसे कहेगा कि इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 20%, तो आपको कहेगा कि अगर लेंथ जो है वो 20% से चेंज कर दी जाए और जो ब्रेथ है उसको 10% से चेंज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो बताइए उसकी एरिया में चेंज कितना होगा। तो उसके
एरिया में चेंज कितना होगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जब भी हम पढ़ते हैं एरिया के बारे में तो दो चीजों की मल्टीप्लाई होती है, लेंथ और ब्रेथ की। तो मतलब एरिया जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के, और किसके, ब्रेथ के, ब्रेथ के, है कि नहीं है। ठीक है, तो जैसे जैसे लेंथ को हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एरिया क्या करेगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे एरिया को कम करते जाएंगे वैसे वैसे लेंथ, ये ब्रेथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, कि जैसे जैसे लंबाई को आप बढ़ाओगे एरिया में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, आप चौड़ाई को बढ़ाओगे आपको एरिया में बढ़ता हुआ नजर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो अल्टीमेटली हमने क्या जाना कि ये जाना कि जैसे जिस अनुपात में, जिस रेशियो में हम अपनी लेंथ को बढ़ाएंगे उसी रेशियो में क्या होगा, हमारा एरिया बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और करते हैं, जानते हैं कि कैसे करेंगे हम इन चीजों को और चेंज निकालते हैं एरिया में। देखो, तो सबसे पहले अभी तक हमने बात की थी कि जो एरिया था वो एरिया था लेंथ क्रॉस ब्रेथ। ठीक, अब कह रहा है कि जो लेंथ है वो इंक्रीज कर दी गई है, कितने से इंक्रीज कर दी गई, देखो कह रहा है ये 20% से इंक्रीज कर दी गई है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, तो 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, आप कहोगे कि सर 100, 20/100 मतलब 1/5। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको पढ़ते कैसे हैं देखिएगा, हम ये पढ़ते हैं, ये यहां पे लिखा क्या हुआ है, हम इसको ऐसे पढ़ते हैं कि 5 का 20% 1 है, कितने का परसेंट, 5 का 20%, 5 का 20% 1 है। तो यहां पे इसका मतलब है ये कि जो लेंथ है वो 1 बढ़ा दी गई है, कि अगर पहले लेंथ हमारी 5 थी तो अभी कितनी कर दी गई है, 6 कर दी गई है कि नहीं कर दी गई है। भाई पहले लेंथ कितनी थी, पहली लेंथ हमने मान ली यहां पे पहले लेंथ थी 5, ठीक है, और 5 का 20% कितना है, 1 है। ठीक है, तो उस लेंथ को क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो जो बढ़ा दिया गया है तो देखिएगा कैसे करेंगे इसको, देखिए आप बोलेंगे कि एरिया ये था लेंथ क्रॉस ब्रेथ। पहले अगर हम रेशियो लेते हैं, अनुपात लेते हैं लेंथ का और ब्रेथ का, तो देखिए क्या होता है कि भाई पहले हमारी लेंथ थी 5, ठीक है, अब 20% का हमारा मतलब था 1/5, तो मतलब 5 का 20% 1, 5 पे हमने 1 को बढ़ा दिया तो अब कितना हो गया, 6 हो गया है लेंथ। ठीक, वहीं हम अगर ब्रेथ की बात करें, बी की बात करें, तो बी में कह रहा है कि जो बी है वो 10% बढ़ा दी गई है, और 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। ठीक है, 1/10। तो हम क्या कहेंगे कि 10 का 10% जो होता है 1 होता है। तो कोई चीज पहले 10 थी अब 1 बढ़ा दी गई तो कितनी हो गई, 11 हो गई, हो गई कि नहीं हो गई। तो आप बोलोगे कि सर एरिया का मतलब होता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 50, हुआ कि नहीं हुआ, और अभी कितना हो रहा है, ये हो रहा है 66। तो देखो पहले था हमारा एरिया 50, अब कितना हो गया 66, 66 हो गया। कितना कितना यहां पे नजर आ रहा है आपको, आप कहेंगे कि सर 16 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 16 बढ़ गया। तो चलो अब ये बढ़ा हुआ जो एरिया 16 आया है इसको हमें देखना है, देखिएगा ये हटा देते हैं यहां से सब पूरा, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ठीक है, आ जाओ देखो। ठीक है, अभी बात कर ली इसने कि जो एरिया था हमारा, भाई पहले था 50, अब एरिया बढ़ के हो गया 66, तो एरिया कितना बढ़ गया, आप कहोगे 16 बढ़ गया। अब ये 16 जो एरिया बढ़ा है वो कितने पे बढ़ गया, आपसे पूछा कि चेंज बताओ एरिया में। ठीक है,
आपसे पूछ लिया कि परसेंटेज चेंज बताओ, कितना चेंज आ जाएगा एरिया में, जो पहले एरिया था उससे परसेंटेज कितना चेंज आएगा। तो कितना बदल गया, 16 बदल गया। कितने पे बदल गया, 50 पे बदला। और परसेंटेज निकालना है तो आप जानते हो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो, तो एरिया कितना बदल जाएगा, 32% एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, कि अगर आप 20% लंबाई में बढ़ा दें और चौड़ाई में 10% बढ़ा दें तो हमारे एरिया में कितना चेंज आएगा, 32% आ जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। कई बार आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उन्होंने आपसे बोल दिया कि एक स्क्वायर था। क्या था, स्क्वायर था, और स्क्वायर की जो साइड आपको दे के रखी थी वो क्या थी, कोई ए थी। सपोज करो वो ए मेजरमेंट आपको दे रखा था 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपसे कह दिया था कि उसका एरिया निकाल लो। आपने बोला कि सर ठीक है, स्क्वायर का तो एरिया साइड इंटू साइड होता है, मतलब ए स्क्वायर मतलब 25 क्या था, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक, लेकिन क्वेश्चन उसने क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा कि अगर हम इसको 10% घटा दें तो क्या होगा। तो अभी आपने पढ़ा कि एरिया जो होता है वो अनुक्रमानुपाती, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, उसकी साइड्स के, लेंथ के और ब्रेथ के। तो यहां पे देखो लेंथ भी ए है और ब्रेथ भी क्या है, ए है। तो मतलब हमारा एरिया किस पे डिपेंड करता है, ए पे डिपेंड करता है। ए को अगर बढ़ाओगे तो एरिया बढ़ेगा, ए को घटाओगे तो एरिया घटेगा। ठीक है, अब जिस रेशियो में आप एरिया को बढ़ाओगे उसी रेशियो में क्या, ये दोनों बढ़ जाएंगे, बढ़ेंगे कि नहीं। और सेम वाइस वर्सा केस में जितना ए बढ़ाओगे, स्मॉल वाला ए, उतना एरिया बढ़ेगा। ठीक है, आपने कहा कि 10% एरिया बढ़ा लो, तो ठीक है, कैसे करते हैं देखो क्वेश्चन को। 10% का मतलब होता है 1/10। फिर आप बोलोगे कि सर 10 का 10% कितना है, 1 है। 10 का 10% कितना है, 1। एरिया निकालना है आपको। तो पहले मान लेते हैं कि वो कितना था, वो 10 था। पहले कितना था भाई, 10 था, और अब कितना हो गया, बढ़ के अब वही लेंथ हो गई है 11। कितनी हो गई है, 11 हो गई है। तो 10 से कितनी हुई है, 11 हुई है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, साइड और साइड की। अभी हम लोग एक शेप के बारे में पढ़ते हैं, फिर आगे मूव करेंगे। देखिए हम बात करते हैं इस वाले सर्कल की। ठीक, चलो अभी सर्कल की बात करते हैं। तो सर्कल में क्या होता है कि जहां से सर्कल बनाया जाता है, सपोज करो कि ये एक ऐसा पॉइंट था जहां से सर्कल को हमने बनाया, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं इसको, सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक, अब जहां से सर्कल बनाया जाता है और इसके आउटर पार्ट तक का जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, पता है आपको, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। ठीक, अब अगर इसी पॉइंट से अगर पास करती हुई कोई लाइन इसके दूसरे एंड तक जाती है, मतलब ये वाली आर थी, ये वाली आर थी, तो मतलब ये 2r क्या होता है, इसको हम बोलते हैं डायमीटर। हिंदी में आप इसको बोलते हो व्यास। तो आपने ये पढ़ रखा है कि एक तो होता है r, एक होता है d। d इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है। ठीक है, अब देखो, अब अगर इसके एरिया की बात करें कि सर्किल का भाई जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, आपको भी पता है। ठीक है, जहां पे पाई की वैल्यू आप 22/7 ले सकते हैं, या जो कोई भी आपको क्वेश्चन में दी जाती है आप वो ले सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई एरिया की। अब इसी सर्कल में अगर हम बात करें कि ये ठीक है, आपने सर बात कर दी है सर्कल की, तो इस सर्कल में हमने रेडियस के बारे में जान लिया, हमने व्यास के बारे में जान लिया। अब अगर बात कर दे एरिया की, तो एरिया का मतलब है ये पूरा का पूरा सरफेस जो पीला पीला नजर आ रहा है वो क्या है, एरिया। लेकिन इसका किनारे वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला, ये जो व्हाइट व्हाइट पोर्शन आप लोग अभी देख रहे हो, ऐसे व्हाइट वाला पोर्शन, ये वाला क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस। ठीक है,
और सरकमफेरेंस को क्या बोलते हैं? परिधि, या क्या बोला जाता है? परिमाप। क्या बोलते हैं? परिधि या परिमाप। एरिया के बारे में तो आप लोग जानते ही थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में हम देखते हैं और कौन कौन सी चीजें हैं इसके बारे में। चलो, तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, ये था हमारा सर्कल। अब इस सर्कल में हमने जान लिया कि सरकमफेरेंस क्या होती है। सरकमफेरेंस सी कितनी होती है? 2 पाई आर। तो अभी पाई तो था, लेकिन ये 2r क्या था कि भाई इस वाले के पूरे हमारे जो वृत्त है, जो सर्कल है, उसकी चौड़ाई कितनी है? ये वाला r प्लस ये वाला r, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा फिर? ये हो जाएगा 2r, और इसकी मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है? पाई से। तो क्या मिल गया हमें? सरकमफेरेंस मिल गया, ठीक है। मतलब परिमाप मिल गया हमारे सर्कल का। चलो, ये तो हो गई हमारे सर्कल की बात पूरी की पूरी। और ये हमने जान लिया कि c इज इक्वल टू कितना हो गया भाई? 2 पाई आर हो गया। वहीं हमने क्या किया कि अगर इस सर्कल को हमने आधा कर दिया, क्या कर दिया? आधा। तो जब आधा करोगे तो क्या बन गया? सेमी सर्कल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, सेमी सर्कल। तो अगर हम पहले सर्कल की एरिया की बात करें तो ये था पाई आर स्क्वायर, लेकिन हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल की बात करें तो कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2, आधा कर दिया। अभी यहां पे जो परिमाप था, जो ये सरकमफेरेंस थी, वो कितनी थी? 2 पाई आर। ये किसके केस में था? ये था सर्कल के केस में, ठीक। अब ये था हमारा सेमी सर्कल, समझ पा रहे हो? इसको आधा कर दिया तो एरिया भी आधा हो गया। अगर हम यहां पे बात करें सरकमफेरेंस की, तो सरकमफेरेंस देखो कितना हो जाएगा? ये 2 पाई आर तो था ही था अभी, तो इसको आधा किया, कितना बचा? पाई आर। लेकिन ये जो वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको भी तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि सेमी सर्कल का मतलब ये वाला पार्ट, जान पा रहे हो? और कौन सा पार्ट? प्लस इधर वाला ये वाला पार्ट, इसको भी तो ऐड करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए, अब ये वाला पार्ट कितना है? r प्लस आर, मतलब 2r। तो सेमी सर्कल में हम अगर सरकमफेरेंस की बात करें तो वो क्या होता है? पाई आर प्लस 2r, जान पा रहे हो? तो अगर r को आप कॉमन ले लें तो पाई प्लस 2, ये हो गया इसका सरकमफेरेंस, ठीक है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जो कि हमें याद रखना है कि अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो कितनी होती है? वो होती है पाई आर प्लस 2r, समझ पा रहे हो? ठीक है, ये बेसिक सी चीज थी जो कि आपको जाननी थी। अब इसी में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और एक चीज बचती है, वो देखिए क्या बचती है कि ठीक है, हमने सर्कल के बारे में तो जान लिया। अब अगर क्या किया जाए, इसी सर्कल का ये जो बाहर वाला पार्ट है, इसमें से आप कहें कि सर हम एक छोटा सा पार्ट अगर काट के निकाल लें, मान लेते हैं कि ये वाला पार्ट हमको काटना है और निकालना है, तो इसको क्या कहते हैं? आपको पता है कि इसको हम बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? छोटा सा पार्ट, सेक्टर, ठीक। तो ये सेक्टर क्या होगा? जब आप इसको काट के निकाल रहे होंगे तो बिल्कुल ऐसा निकल रहा होगा ये, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो अगर हम इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब है कि ये भाई पूरे के पूरे सर्कल पे जो कोण बना हुआ था, अभी वो कितना था? 360, 360 कंप्लीट सर्कल। लेकिन अब हमें क्या करना है? अब हमें एक छोटे से पार्ट की बात करनी है, बिल्कुल छोटा सा पार्ट। तो सपोज करें कि ये वाला इससे, इसके सेंटर से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है, कोई एक आर्बिट्री एंगल बना रहा है, ठीक है। और ये इतनी दूरी यहां से लेके जा रहा है, और ये रेडियस लिख रहा है। तो आप कहोगे कि सर ये जो पार्ट है, ये टोटल का टोटल पार्ट है, वो क्या है? एक एंगल ले रहा होगा, खुद में ले रहा होगा कि नहीं ले रहा होगा? तो ये थीटा एंगल बना रहा है 360 डिग्री के सर्कल पे, जिसका एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक सर्कल का पूरा एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो हमने यहां से क्या निकाला? थीटा अपॉन 360 क्रॉस पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? ये हमारा बना फॉर्मूला ऑफ
सेक्टर, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर। क्या बनाइए? एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर के एरिया बनाइए। थीटा बाई 360 क्रॉस पाई आर स्क्वायर। किसकी बात कर रहे हैं हम? एरिया ऑफ सेक्टर की बात कर रहे हैं। अगर आपके सर्कल के एरिया ऑफ सेक्टर की बात करता है तो यहां से हम ये निकाल सकते हैं। ये तो बात हो गई हमारे एरिया ऑफ सेक्टर की। अब इसमें देखिए दूसरी चीज क्या पूछ सकता है आपसे, दूसरा चीज क्या हमें पता होना चाहिए। देखो अब अगर हम सर्कल के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो बिल्कुल यहीं पे जान के खत्म करते हैं इसको, ठीक है। चलो तो ये तो हो गया हमारा सर्कल का पार्ट। अब अगर आपसे पूछता है कि सपोज करिए कि ये पार्ट आपने निकाला है कहीं से, किसी एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट से अगर ये पार्ट आपने काट के निकाला है तो आप कहोगे कि सर ठीक है हमने एरिया तो जान लिया कि इस वाले पोर्शन का एरिया कितना होगा, लेकिन अब हमें जानना है ये कि ये जो पार्ट हमने काट के यहां से निकाला हुआ है थीटा एंगल का पार्ट, अब हमें ये वाली लेंथ जाननी है। तो इस वाली लेंथ को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क, मतलब चाप। हिंदी में इसको बोलते हैं चाप। तो देखो कि अगर हम आर्क की लेंथ की बात करें, लेंथ ऑफ आर्क की बात करें तो कैसे निकालेंगे लेंथ ऑफ आर्क, इसके बारे में हमें जानना है, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर ये वाला आर्क फिर से थीटा एंगल बना रहा है इसके ऊपर कि नहीं बना रहा है? बना रहा है, ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है। अब ये थीटा एंगल ये 360 डिग्री पे बना रहा है पूरे के पूरे सर्कल पे, ठीक है। मतलब ये इतना पोर्शन जो हम लेके चल रहे हैं थीटा अपॉन 360, ठीक है। ये आर्क की लेंथ निकाल रहे हैं हम, लेंथ। और सर्कल की पूरी लेंथ अगर निकाल रहे थे तो क्या था? सरकमफेरेंस, जो कि कितनी थी? 2 पाई आर। अगर हम इसको 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमको क्या मिल जाएगा? लेंथ ऑफ एन आर्क। क्या मिल जाएगा? लेंथ ऑफ एन आर्क। चलो देखते हैं। अगर हम यहीं पे बात करें कि लेंथ ऑफ एन आर्क, कि एक सर्किल में बने वाले आर्क की लेंथ कितनी होगी, तो आप कहोगे कि बनने वाला कोण थीटा 360, क्रॉस में इसका परिमाप 2 पाई आर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट था जो कि हमें याद रखना था कि ये वाला इसके केंद्र से कोई एक एंगल बना रहा होगा थीटा, और इस वाले चाप की लंबाई आपसे पूछ ली, इसको क्या बोलते हैं? चाप। क्या बोलते हैं? आर्क। कि भाई ये भी तो आर रहा, ये आर रहा, और ये वाला ये किसका पार्ट है? ये सरकमफेरेंस का पार्ट है। किसका पार्ट है? सरकमफेरेंस का पार्ट है। सरकमफेरेंस मतलब 2 पाई आर। तो हमें कुल मिला के कितने पोर्शन पे बात करनी है? इस वाले पे। और आप जानते हो कि ये वाला थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो 1 डिग्री बनाने के लिए थीटा बटा 360 कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? लेंथ ऑफ आर्क मिल जाएगी। जान पा रहे हो? ठीक है। चलिए तो अभी हमने क्या किया? अभी हमने जान लिया कि लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालनी है, ठीक है। तो चलो कि एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक। इसकी हम एक रेडियस ले लेते हैं यहां से कि एक 21 सेंटीमीटर का क्या है? सर्कल है। तो आपको बताना है कि इस वाले आर्क की लेंथ बतानी है आपको। क्या बतानी है? इस वाले आर्क की लेंथ। और ये आपको दे रखा है 60 डिग्री। तो अभी आपने क्या पढ़ा था कि भाई थीटा अपॉन 360, क्रॉस में क्या था? 2 पाई आर। इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। 60 अपॉन 360, क्रॉस में 2, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, क्रॉस में कितना है? 21। चलो ये कितना हो गया? 1 अपॉन 6, ठीक है। 2 से काट सकते हैं इसको, 3, 7 3 3, तो कितनी आ गई? 22 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? ये हमारे आर्क की लेंथ हो गई, ठीक है। चलो आगे हम जानते हैं, आगे समझते हैं इन चीजों के बारे में, क्या था सर्कल के बारे में। तो पूरा सर्कल में अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया आ गया हमारा पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल में सरकमफ्रेंस की बात करें तो ये आ गया 2 पाई आर, ठीक है। और अगर सेमी सर्कल की बात करें, सेमी सर्कल में अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया क्या आता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, हाफ कर दिया इसको। अगर सेमी सर्कल में ही हम किसकी बात करें? सरकमफेरेंस की बात करें तो ये कितना आता है? एक तो आता है पाई आर प्लस 2r, ठीक है। अब इसमें आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपसे पूछेगा कि रेडियस को आपने इतने % से बढ़ा दिया, सपोज करिए 20% से बढ़ा दिया, तो आप कहोगे सर रेडियस पहले थी कितनी?
भाई 20% का मतलब 1/5, 5 का 20% कितना होता है? 1 होता है। तो पहले 5 थी, बाद में बढ़ के 6 हो गई, लेकिन आर स्क्वायर होता है मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा। देखो 25 से कितनी हो गई? 36 हो गई। तो ये क्या हुआ? 9 9 9 बढ़ा हुआ है कितने पे? 25 पे। क्रॉस में क्या करोगे? 100 परसेंटेज निकालने के लिए। तो 25 चौके कितना? 100। तो 36% की क्या आ गई? इंक्रीमेंट आ गई। आया कि नहीं? ठीक है। तो ये तो हो गया सर्कल की, हमने पूरी की पूरे सर्कल की बात कर ली। ठीक है, जिसमें हमने परिमाप के बारे में जाना, सरकमफ्रेंस के बारे में जाना और सेमी सर्कल के बारे में जाना। सर्कल के बारे में जान लिया। इससे पहले मैंने आपको शेप में पढ़ाया हुआ था, तो शेप में मैंने ट्रायंगल की भी बात करी हुई थी। चलिए ट्रायंगल की एक बार अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर जब हमारी भुजाएं क्या होती हैं ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का कौन सा पोर्शन होता है, क्या क्या चीजें होती है, इसके बारे में अभी जान लेते हैं। कि अगर सारी की सारी साइड्स बराबर हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और किसी भी ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना होता है तो क्या करते हैं? हाफ ऑफ बेस क्रॉस हाइट करते हैं कि नहीं? ये क्या है? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। जान पा रहे हो? ठीक है। लेकिन हमको, अगर मैंने बताया था आपको कि अगर सब कुछ इक्वल हो और आपको अगर एरिया निकालना है इसका, तो यहां पे 90 डिग्री बनता है कि नहीं बनता है? ठीक है, 90 डिग्री बनता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया आपको बता रखा है कि कैसे निकालना है। ठीक है, क्या होता है इसका एरिया, वो आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे और मेंशन करेंगे वहां पे। ठीक है, अब अगर यहीं पे अगर हम दूसरे ट्रायंगल की बात कर लें, दूसरा ट्रायंगल देखिए कौन सा था? एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दोनों साइड्स कैसी थी? इक्वल थी। उसको हम क्या बोलते थे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, एक बार रिकेप करवा देते हैं आपको, रिवाइज करवा देते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, इसका भी एरिया क्या होता है वो आप नीचे मेंशन करोगे कमेंट सेक्शन में जाके। ठीक है, फिर उसके बाद में एक ट्रायंगल था हमारा। कौन सा ट्रायंगल था? देखिएगा, एक हमारा ट्रायंगल था जिसकी कोई भी साइड्स कैसी थी? इक्वल नहीं थी। ये वाला कुछ और था, ये वाला कुछ और था, ये वाला कुछ और था। उसको हम बोलते थे स्केलीन ट्रायंगल। क्या बोलते थे? स्केलीन ट्रायंगल। अब स्केलीन ट्रायंगल के लिए मैंने आपको बताया था कि आप हेरोन्स फार्मूला लगाओगे। हेरोन्स फार्मूला क्या होता है? कि होल अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। होता था कि नहीं? जहां पे एस क्या होता था? एस आपका होता था सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, पेरीमीटर का क्या क्या? आधा। आप जानते हो पेरीमीटर ट्रायंगल का कितना होता है? ए प्लस बी प्लस सी। तो ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी। ठीक है, ये हो गया हमारा कुछ ट्रायंगल के बारे में, जो कि हमने पहले से भी पढ़ रखा है, जान रखा है, लेकिन फिर भी हमने इसको डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलिए अब जो आगे इंपॉर्टेंट पोर्शन बचता है वो क्या बचता है, क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में हमें जानना है। देखिए रोम्बस बहुत इंपॉर्टेंट और इसका बहुत ज्यादा रोल है हमारे एग्जाम में। कह रहा है कि रोम्बस होता क्या है? कि एक रोम्बस एक ऐसा स्पेशल केस है पैरेललोग्राम का। ये एक पैरेललोग्राम का ऐसा स्पेशल केस है एंड इट इज अ 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल। ये 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं? अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपोजिट साइड्स कैसे हैं? अपोजिट साइड्स पैरेलल है। ये वाला पोर्शन कि अपोजिट साइड्स पैरेलल है एंड अपोजिट एंगल्स आर व्हाट? इक्वल। मतलब कि अगर ये वाला एंगल की बात करें और ये वाले एंगल की बात करें तो इक्वल होंगे, ये वाला एंगल की बात करें और ये वाले एंगल की बात करें तो ये दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो देखिए moreover all the sides of the rhombus are equal in length and the diagonals bisect each other at the right angles। ठीक है, कह रहा है कि ये सारी की सारी जो साइड्स होंगी वो कैसी होंगी? वो सारी की सारी साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, और जो ये डायगोनल हैं, ये वाले डायगोनल हैं, ये किस पे काटेंगे? ये 90 डिग्री के एंगल पे काटेंगे, 90 डिग्री के एंगल पे। समझ पा रहे हो? तो ये जहां पे ये डायगोनल मिल रहे हैं और ये काट रहे हैं, वो कौन सा एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए, फिर कह रहा है कि द रोम्बस इज ऑल्सो कॉल्ड द डायमंड और द रोम्बस डायमंड। ओके, द प्लूरल ऑफ अ रोम्बस इज रोम्बी और द रोम्बोसिस। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ हमें इतना जान लेना है कि रोम्बस क्या होता है। इसको आपको हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज, कि एक ऐसा चतुर्भुज, ठीक है, जिसकी सारी की सारी भुजाएं कैसी हो? बराबर हो, वेयर ईच एंड एवरी साइड इज इक्वल। ओके, एंड द डायगोनल्स ऑफ दैट इंटरसेक्ट एट द राइट एंगल। ठीक है, तो इसके जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं? वो इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पे। ठीक, चलिए आगे जानते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, चीजों के बारे में कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं।
ठीक है, देखिए फैक्ट्स अबाउट द रोम्बस, रोम्बस के क्या क्या फैक्ट्स हैं, ठीक है, कि रोम्बस के क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहली अगर बात करी जाए तो बोल रहा है कि द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट दीज एंगल्स, जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो रोम्बस को हम अगर एक बार देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, देखिए कुछ ऐसा था हमारा रोम्बस अभी, ठीक है, सारी साइड्स इक्वल है, एडजस्ट कर लेना, ये भी इक्वल है, सपोज ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है, ऐसा कुछ है। चलिए, तो पहले पॉइंट में क्या कह रखा है, पहले पॉइंट में आपसे ये कह रखा है कि द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट दीज एंगल्स, ये एंगल्स बनने वाले, ये वाले एंगल्स, इनको क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है इन अ रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल्स, हम अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। रोम्बस हैज द 4 इंटीरियर एंगल्स, 4 अंतःकोण होते हैं, ओके। नेक्स्ट, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रोम्बस एड अप टू 360 डिग्री, एक समचतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल टू ईच अदर, कह रहा है कि अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। अब जब दो एंगल्स हमारे इक्वल हो गए तो क्या होगा, तो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि एडजेसेंट एंगल्स आर द सप्लीमेंट्री, ठीक है, कह रहा है कि जो जुड़े हुए एंगल्स हैं वो कैसे होंगे, वो होंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब जिनका सम कितना होगा, जिनका सम हमारा 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री का मतलब कितना होता है कि 180 हो गया। तो ये तो रोम्बस के बारे में प्रॉपर्टीज और सारी चीजें हो गई, ठीक है। एक एक फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने सारे के सारे पॉइंट्स मेंशन किए हैं, ठीक है, कि आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा यहाँ पे, ठीक, रोम्बस के बारे में। तो अब देखो रोम्बस में क्या कहना चाह रहे हैं, जो मेन पोर्शन है वो क्या है, एरिया, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू d1 क्रॉस d2 अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो देखो ये इसके पहले वाले विकर्ण, पहले वाले डायगोनल की लेंथ है, ये d2 दूसरे वाले डायगोनल की लेंथ है, ठीक है। तो ये एरिया क्या बना, एरिया बना हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2, समझ पा रहे हो। तो इसीलिए क्या आ जाता है, d1 क्रॉस d2 अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट्स, ये एरिया ऑफ रोम्बस हो गया। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज द रीजन कवर्ड बाय इट इन 2 डायमेंशनल प्लेन। किसकी बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल प्लेन की बात कर रहे हैं। द फॉर्मूला ऑफ द एरिया इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस डिवाइडेड बाय 2, ओके, ठीक है। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हो गया हमारा रोम्बस का क्या फॉर्मूला, दैट हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2, ठीक। चलो नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्या प्रॉपर्टीज और फैक्ट्स हैं इसके। देखिए कह रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ द रोम्बस, रोम्बस की प्रॉपर्टीज, कह रहा है ऑल साइड्स ऑफ द रोम्बस आर इक्वल, रोम्बस की सारी साइड्स कैसी हैं, इक्वल है, ठीक है। द अपोजिट साइड्स ऑफ द रोम्बस आर पैरेलल, रोम्बस की अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ द रोम्बस आर इक्वल, रोम्बस के अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। और एडजेसेंट एंगल्स का जो सम है वो कितना है, 180 डिग्री है, द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ रोम्बस, डायगोनल्स बाइसेक्ट द एंगल्स ऑफ अ रोम्बस, वी ऑल नो दैट। नेक्स्ट में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि द 2 डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस फ्रॉम 4 राइट एंगल्स ट्रायंगल्स व्हिच आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है कि एक रोम्बस क्या करता है कि एक रोम्बस 4, ये वाला रोम्बस, कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो 4 राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। क्यों, क्योंकि विकर्ण पे, इसके डायगोनल पे बनने वाला जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। इसी वजह से 4 क्या बनाता है, समकोण त्रिभुज बनाता है ये, ठीक है। यू विल गेट अ रेक्टेंगल व्हेन यू विल ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड। कह रहा है कि रोम्बस की एक ऐसी प्रॉपर्टी, अगर इसके मध्य बिंदुओं, अगर इसके मिड पॉइंट्स को आप मिला दें, मिड पॉइंट्स का मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला, मतलब अगर मिड पॉइंट्स को आप अगर मिला देते हैं तो ये जो रिक्वायर्ड होगा, मतलब ये अगर ए बी सी और अगर डी को आपने मिला दिया तो क्या होगा, ये एक रेक्टेंगल होगा। क्या मिलेगा, एक रेक्टेंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। यू विल गेट एन अनदर रोम्बस व्हेन यू विल ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ द हाफ ऑफ डायगोनल। कह रहा है कि अगर डायगोनल के हाफ ऑफ पॉइंट्स को अगर आप मिला दें तो आप एक अलग से आपको क्या मिल जाएगा, एक रोम्बस मिल जाएगा। चलो इसको भी देख लो, ठीक है। तो रोम्बस की अगर हम बात करते हैं तो भाई रोम्बस कैसा हो गया, ऐसे, ठीक, ये हो गया,
ये हो गया, ये हो गया। अगर कह रहा है कि डायगोनल्स के मिड पॉइंट को, डायगोनल का मिड पॉइंट सपोज करिए किधर है, ये वाला इधर है, ये वाला इधर है, ये वाला इधर है, ये वाला इधर है, ठीक है। कह रहा है इनको आप ज्वाइन कर दो ऐसे 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 ऐसे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक अगला रोम्बस मिल जाएगा। ये बनने वाला क्या है, रोम्बस बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, कह रहा है यू विल गेट एन अदर रोम्बस व्हेन यू विल ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ द हाफ ऑफ डायगोनल अराउंड अ रोम्बस देयर कैन बी नो सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। कह रहा है कि रोम्बस के चारों तरफ हम एक सर्कल नहीं बना सकते, ठीक है। चलिए, ये प्रॉपर्टीज होंगे हमारे रोम्बस के बारे में। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट की बात करते हैं, हम बात करते हैं ट्रैपिज्म की। ट्रैपिज्म को क्या बोलते हैं, ट्रैपिज्म को हम लोग बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। क्या बोलते हैं, समलंब, ठीक है। ट्रैपिज्म क्या कहता है कि ट्रैपिज्म के कई सारे टाइप्स होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं। कह रहा है कि जब दो साइड्स कैसी हों, पैरेलल हो, ये वाला इसके पैरेलल, ये वाला इसके पैरेलल, ठीक है। और देखो, तो ऐसा वाला जो क्वाड्रिलेटरल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रैपिज्म, ठीक है। ये एक हाइट हो जाती है इसकी, ये एक दूसरी हाइट हो जाती है उसकी, ठीक। तो ये क्या है, ट्रैपिज्म। कह रहा है कि ट्रैपिज्म के अलग अलग टाइप्स होते हैं। देखिए, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ द ट्रैपिज्म। 3 टाइप होते हैं। वो 3 टाइप कैसे कहते हैं, पहला होता है आइसोसेलेस ट्रैपिज्म। कैसा ट्रैपिज्म, आइसोसेलेस ट्रैपिज्म। आइसोसेलेस ट्रैपिज्म मतलब इनकी दो भुजाएं कैसी होंगी, इक्वल होंगी, उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रैपिज्म। स्केलेंट ट्रैपिज्म मतलब कोई भी भुजा इक्वल नहीं होगी उसमें। राइट ट्रैपिज्म मतलब बनने वाला कोण कैसा होगा, राइट एंगल होगा। मतलब कुछ ऐसे की अगर हम बात कर लें, ये वाला एंगल क्या होगा, सपोज करो ये बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये राइट एंगल ट्रैपिज्म हो गया। जान पा रहे हो कि नहीं। ट्रैपिज्म्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ लेग्स, ओके, और द मेजरमेंट्स ऑफ देयर एंगल्स। तो ये समलंब चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज और टाइप्स और बातें हुई, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या चीजें हैं इस ट्रैपिज्म के बारे में। देखो, इसके फैक्ट्स क्या कहते हैं आपसे, इसके फैक्ट्स कहते हैं कि इट इज ए टू शेप, क्योंकि हम लेंथ और ब्रेड्थ की केवल बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। द बेसिस ऑफ ट्रैपिज्म आर पैरेलल टू ईच अदर। इसके जो बेस होते हैं वो कैसे हैं, पैरेलल टू ईच अदर हैं। द लेंथ ऑफ बोथ डायगोनल्स इज इक्वल। कह रहा है इन दोनों की जो लेंथ है, अगर हम इस वाले ट्रैपिज्म की बात करते हैं, ठीक है, तो जो डायगोनल्स की लेंथ होगी वो कैसी आएगी, वो इक्वल आएगी। मतलब D1 बराबर होगा किसके, D2 के। The diagonals of trapezium always intersect each other. हमेशा और हमेशा एक दूसरे को काटते हैं। The adjacent interior angles of the sum up to 180 डिग्री। कह रहा है कि जो adjacent एंगल हैं, adjacent interior angles, इनका सम कैसा होगा, इनका सम 180 होता है, 180 होता है, ठीक है। Sum of all interior angles in trapezium is always 360 because it's a quadrilateral having the 4 corners, ठीक। चलो नेक्स्ट, कुछ चीजें जो आपसे बच जाती हैं यहाँ पे, उनके बारे में हमें थोड़ा सा जानना है, देखना है। तो देखिए कौन कौन सी चीजें वो होंगी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एरिया की या पेरीमीटर की, ठीक है, या फिर हमने बात करी अभी रोम्बस की, पैरेललोग्राम्स में रोम्बस की बात की हमने, ट्रैपिज्म की बात की, ठीक है, इससे पहले ट्रायंगल्स की बात की। तो जो परसेंटेज चेंज के क्वेश्चंस होते हैं, ये अक्सर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब वो परसेंटेज चेंज के क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, आपसे कह देंगे कि 20% हमने चेंज कर दिया, तो 20% चेंज, 20% का मतलब होता है 1/5। तो 5 का 20% निकालोगे तो आप कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको लेंथ के और ब्रेड्थ के केस में बताया था, पहले लंबाई कितनी थी, 5, अब कितनी हो गई, बढ़ा दिया है, ये इंक्रीज कर दिया, मतलब 5 पे 1 इंक्रीज करके यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब ब्रेड्थ कितनी थी, सपोज करिए इसको हमने ले लिया 25% से इंक्रीज कर दिया, तो 25% का मतलब होता है 1/4। कोई भी चीज 4 थी, अब उसको 5 कर दी, ठीक है। तो पहले भाई एरिया हमारा कितना था, 20, अब कितना हो गया, 25, 5 बढ़ गया कितने पे, 20 पे, ठीक है। तो ऐसे क्या निकाल सकते हैं हम, एरिया चेंज निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए, तो ये सारी की सारी चीजें हो गई हमारी 2D शेप्स के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे, 3D शेप्स के बारे में, कि मेंसुरेशन के 3D शेप्स क्या होते हैं, फार्मूलास को याद करने की क्या ट्रिक्स होती हैं,
क्या टैक्टिक्स होती हैं, उन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे और जानेंगे, ठीक है। सो वंस अगेन गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक दिस, लाइक करो, ठीक है, एंड कमेंट एंड शेयर इट। थैंक्स।